हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते होंगे, ये MPPSC के स्टूडेंट्स के लिए है। जो विद्यार्थी MPPSC में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक है। और UPSC में जनरल स्टडीज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक का नाम है ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं अपने जीवन के 10 साल पुलिस अधीक्षक से लेकर के विभिन्न पदों पर मैं ट्राइबल्स एरियाज़ में रहा हूँ, इसीलिए मुझे काफ़ी इसके बारे में अंदाज़ा है और मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा हूँ। बस्तर में मैं 4 साल रहा, झाबुआ अलीराजपुर में मैं लगभग 4 साल रहा। तो इस तरह से कुल 8 साल का पीरियड मैंने ट्राइबल्स के बीच में बिताए हैं और वहाँ पर पुलिसिंग का काम किया है। तो मैंने सोचा कि यहीं से शुरू किया जाए। और एक विद्यार्थी का ये कहना था कि आप सोशियोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं उसको भी कवर करें। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो MPPSC का जो सिलेबस है उसमें सोशियोलॉजी से भी संबंधित टॉपिक हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आपको कवर करवाएंगे। तो आज मैंने ट्राइबल्स ऑफ इंडिया से शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। तो आइए चलते हैं। ट्राइब्स, जिसको कि आदिवासी कहते हैं, अभी भारत का जो संविधान बना उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब वहाँ पर उल्लेख है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब का या ट्राइब का डिफिनीशन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उसमें यही लिखा हुआ है कि धारा 342 के तहत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समय समय पर रिव्यू करने के बाद में किसी भी समूह को ट्राइब में उसको शेड्यूल कर सकता है, माने इन्यूमरेटेड कर सकता है, उसको उल्लिखित कर सकता है। तो और भारत सरकार ने ऐसा अनेक बार किया भी है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब का जो उल्लेख है वो सबसे पहले साइमन कमीशन ने 1928 में किया था। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो अब हम चलते हैं कि ट्राइब्स किसको कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ लोकल कम्युनिटीज which lives in a common territory, speaks a common dialect and follows a common culture। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से पॉइंट आए? लोकल कम्युनिटीज नंबर 1, दूसरा कॉमन टेरिटरी, और तीसरा कॉमन डायलेक्ट माने समान भाषा या बोली, एंड फॉलोज ए कॉमन कल्चर। ये सामान्य जो संस्कृति है, अगर ये सारी विशेषताएं हैं तो उसको हम ट्राइब कहेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है इसका। माने कॉमन टेरिटरी, कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। कॉमन मतलब एक इलाके में अगर कोई समूह, कम्युनिटी में समूह रहता है और विभिन्न परिवारों का एक समूह है, कलेक्शन ऑफ फैमिलीज है। और तीसरा, इसके बारे में हम बाद में व्याख्या करेंगे। और तीसरा कॉमन नेम। आप जैसे देखते होंगे कि हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं और वो अपने, जैसे गोंड है तो अपने गोंड के नाम से जाना जाता है, मीना है तो मीना के नाम से जाना जाता है, हलवा है बस्तर में तो हलवा के नाम से जाना जाता है। तो कॉमन नेम और कॉमन लैंग्वेज ना, हर आदिवासी का अपना एक कॉमन लैंग्वेज होता है, एक कॉमन समान भाषा होता है जो दूसरे आदिवासी ग्रुप से अलग होता है। तो इसकी विशेषता हुआ कॉमन लैंग्वेज या कॉमन डायलेक्ट, ये बोली, और कॉमन एंसेस्टर्स। आदिवासी अपने आप को एक कॉमन समान पूर्वज से अपना लीनिएज, अपना वंशावली तैयार करते हैं, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। और कॉमन रिलीजन माने उनका जो धर्म है वो
एक सभी आदिवासी का अपना एक पृथक पृथक रिलीजन होता है। हो सकता है दो आदिवासी समूह का एक ही रिलीजन हो, और जैसे मैंने कॉमन कल्चर बोला और कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप देखेंगे कि आदिवासी समूह में उनका एक राजनीतिक संगठन होता है, और राजनीतिक संगठन क्या होता है कि उनका एक हेडमैन होता है, और उस हेडमैन के साथ कुछ लोग उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं। और जो समाज के, आदिवासी समाज के अगर कोई इम्पोर्टेंट मसला होता है, इम्पोर्टेंट, मान लीजिए कोई उनके समाज में किसी ने उनकी लड़की को भगा के ले गया, माने इलोपमेंट या किडनैपिंग या मैरिज बाय कैप्चर, जो उनके यहाँ एक सामान्य शादी का प्रकार है जिसको कि आईपीसी नहीं मानती है, ताजरात हिंद में वो जुर्म है। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए उस समय में उनका क्या काम रहेगा, तो वहाँ पर उन समस्या को निपटाने के लिए उनका जो राजनीतिक संगठन वो सामने आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम द संगठन जो अभी आप सरपंच और का जो व्यवस्था देखते हैं, जो चुनाव से जीते जाते हैं, या जिला पंचायत सिस्टम आप देखते हैं, इससे इतर उनका एक अपना एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जिसमें कि उनका जो हेडमैन होता है, वहाँ बैठका बोलते हैं, तो जिसको मीटिंग कहेंगे अंग्रेजी में, तो मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ पर उस ट्राइबल सोसाइटी के सारे महत्वपूर्ण लोग बैठते हैं, और उसके बाद में किसी भी समस्या या मुद्दे पर निर्णय लेते हैं कि हमें करना क्या है, और उसमें हेडमैन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये आपने देखा। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है फीलिंग ऑफ यूनिटी। उनमें एकता का जबरदस्त प्रभाव रहता है। वो बाहरी आदमी को या बाहरी तत्वों को अपने अंदर में प्रवेश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आदिवासी इलाकों में जब चोरी डकैती या कोई बहुत गंभीर वारदात होती है तो पुलिस को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदिवासी उसकी जानकारी नहीं देगा। और इसके कारण से आदिवासी क्षेत्रों में जो चोरी, नकबजनी और डकैती की वारदात को ट्रेस करने में पुलिस अमूमन असफल रहती है, और यदि अगर सफल भी रहती है तो उसका जो परसेंटेज, जो रिजल्ट है, वो दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। हालांकि मैंने एसपी अलीराजपुर के रूप में प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिटेक्शन और रिकवरी किया था, 67% रिकवरी था मेरा 2012, 13, 14 में। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि ये बहुत ही टीडियस और डिफिकल्ट टास्क है आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी अपराध को बरामद करने में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सेक्रेसी, उनमें एक फीलिंग ऑफ यूनिटी रहता है, एकता का भाव। वो दूसरे तत्वों को या बाहरी तत्वों से शंका करते हैं। दूसरा, एक आदिवासी की बात दूसरे आदिवासी दूसरी जगह नहीं बोलेगा, मतलब वो गोपनीयता की रक्षा करता है। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लान, आप देखेंगे कि आदिवासियों में क्लान सिस्टम होता है। हालांकि अंडमान जो ट्राइबल है, अंडमानीज, उनमें क्लान नहीं होता है, उनकी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन अमूमन जो मैक्सिमम जो आदिवासी हैं हिंदुस्तान में, उसमें क्लान सिस्टम होता है। क्लान क्या होता है? क्लान लीनियज पर आधारित होता है, माने गोत्र पर आधारित होता है। क्लान के दो भाग हो सकते हैं, माता की तरफ से और पिता की तरफ से। तो क्लान में, क्लान जो है ना, हमेशा एक्सोगेमस होगा, मतलब एक क्लान का व्यक्ति उसी क्लान में शादी नहीं कर सकता है। लेकिन ट्राइब में क्या होता है? अगर मान लीजिए ट्राइब है मुंडा, तो मुंडा ट्राइब मुंडा में ही शादी करेगा। लेकिन मुंडा में भी बहुत सारे क्लान हैं, जैसे कि आप देखेंगे संथाल में 100 से ज़्यादा क्लान हैं। तो एक क्लान दूसरे क्लान्स में ही शादी करेगा, एक क्लान उसी क्लान के अंदर में शादी नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो कहता है कि जो हमारा जो क्लान है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा, माना हमारे जो एंसेस्टर हैं वो एक ही व्यक्ति के हम लोग संतान हैं, तो हम आपस में कैसे शादी करेंगे। तो इसीलिए क्लान हमेशा इंडोगेमस होता है और ट्राइब हमेशा, माने क्लान हमेशा एक्सोगेमस होता है, मतलब उसको दूसरे क्लान में शादी करना होगा। जैसे आप राजपूतों में भी आप देखेंगे, ब्राह्मणों में भी देखेंगे कि जैसे भदोहिया मान लीजिए भिंड और मुरैना के जो मान लीजिए कुशवाहा राजपूत है, तो वो कुशवाहा में शादी नहीं कर सकता है, उसको कहाँ करना होगा, तोमर में करेगा या सिकरवार में करेगा या चौहान में करेगा। तो ये चीज़ यहाँ जो है ट्राइब में ये क्लान सिस्टम है, क्लान में वो ये समझते हैं कि हम एक ही गोत्र के आदमी हैं और उस गोत्र में हम आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो क्लान इज ऑलवेज एक्सोगेमस। और अगर ऐसा होता है तो आपको मैंने बताया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़बरदस्त होता है, और वो जो पॉलिटिकल जो उनका जो हेडमैन होता है, जो समाज का मुखिया होता है, नॉट सरपंच एंड तड़वी एंड ऑल दिस थिंग्स और जिला पंचायत अध्यक्ष, दे आर पॉलिटिकल मेंबर्स, इसकी मैं बात नहीं करूँ। सामाजिक जो हेडमैन होता है उनका काम होता है तत्काल मीटिंग बुलाना और जो इस प्रकार का कोई गलती करता है उसके खिलाफ पनिशमेंट जारी करना या सजा या दंड का प्रस्ताव जारी करना या उसको अपने ट्राइब से निष्कासित कर देना, ये फैक्टर होता है। और इसके अलावा कॉमन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर आप देखेंगे कि जो हर एक ट्राइब, हालांकि इसके भी लिमिटेशन है आज के ज़माने में, हर ट्राइब के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्थिक संगठन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए झाबुआ का आदिवासी लेते हैं, वहाँ पर अधिकांश जो, चूंकि वहाँ पर तो वन है नहीं, लेकिन जहाँ सारे वन को उन्होंने काट दिए, जंगल को काट दिए, लेकिन महुआ के पेड़ को उन्होंने नहीं काटा। और आप देखेंगे अगर झाबुआ राजपुर में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरे जो पेड़ है उसको तो आदिवासियों ने काट दिया, जलावन को उपयोग कर लिया या लकड़ी का स्मगलिंग करके बेच दिया, लेकिन महुआ के पेड़ को नहीं काटा। अगर मान लीजिए महुआ का पेड़ काटा कोई आदिवासी काटता है तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उनका जो राजनीतिक संगठन है वो लेता है या सामाजिक संगठन, और उस पर जबरदस्त दंड अधिरोपित किया जाता है। क्यों आप महुआ के पेड़ क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि महुआ का पेड़ जो है वो वनोपज है और उनके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। महुआ बेचकर को पैसा कमाते हैं। सुबह सुबह बहुत सारे आदिवासी महिला महुआ बीनने के लिए चली जाती है, वहाँ से इकट्ठा करती है। महुआ का शराब भी देसी शराब भी बनता है, महुआ को बेचते भी हैं, उनसे पैसे भी आमदनी होता है। तो इसीलिए महुआ पेड़ को उन्होंने वो नहीं काटते हैं, क्योंकि वो उनके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर सामाजिक बैठक में उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा दोस्तों प्रिविलेंस ऑफ डॉर्मेट्रीज। अब ये डॉर्मेट्रीज क्या होता है? एक बहुत बड़ा सार्वजनिक घर होता है जिसमें कि लड़का लड़की सभी एक साथ सोते हैं, और ये स्लीपिंग चैम्बर उसको आप कह सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका दो काम होता है। पहला तो वो अपने ट्राइब का या अपने समाज की सुरक्षा करे, दूसरा उनको प्रशिक्षण दिया जाए, लड़का और लड़कियों को। क्यों? और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको डॉर्मेट्रीज में से उनका नाम काट दिया जाता है, माने हटा दिया जाता है। तो ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर यंग पीपुल, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपस में वो नाच करते हैं, गाना गाते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर जो है ना क्या कहते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, और साथ साथ रात में अपने समाज की देखभाल करने की भी व्यवस्था करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आदिवासियों के बीच में, जिसको बोलते हैं डॉर्मेट्रीज।
और इसके अलावा जो लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट कि आदिवासियों का जो जीवन है बहुत ही सिंपल होता है, सिंप्लिसिटी। हालांकि आज के ज़माने में सिंप्लिसिटी उतना रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी उनका जीवन सिंप्लिसिटी रहता है, माने सिंपल रहता है, और कोशिश उनकी रहती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट में स्वतः पर निर्भर रहें। ये सारे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स, जो विशेषता हमने बताए, वो ट्राइबल्स के विशेषता बताए। लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कॉमन टेरिटरी। अभी आप देखेंगे कि जैसे संथाल, जब प्लांटेशन का दौर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत सारे संथाल को टी गार्डन में, वहाँ दार्जिलिंग में ले गए और असम के चाय बागानों में ले गए। तो बहुत सारे आदिवासी जो संथाल हैं वो वहीं बस गए हैं। अभी बहुत तादाद में आपको संथाल वहाँ मिलेंगे। तो नो सेपरेट बाउंड्री। अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण, एजुकेशन पॉलिसी के कारण बहुत सारे ट्राइबल्स शिक्षित हो गए हैं और वो विभिन्न पदों पर आसीन हो गए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल झाबुआ के हैं तो झाबुआ के ही वहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। झाबुआ का आदिवासी हो सकता है कि बिहार में काम कर रहा हो, सरकारी पद पर हो, दिल्ली में ऊंचे पद पर हो। तो अब जो पैमाना था सेपरेट बाउंड्री के, वो एक फिक्स्ड बाउंड्री में रहते हैं, वो अब लिमिटेशन हो गया। क्योंकि एक आदिवासी, क्योंकि बहुत सारे जो आप, जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि बहुत सारे आदिवासियों के जो ज़मीन है उसको बाहरी तत्वों ने उनको कब्जे कर लिए, उनके पास रख लिए। तो और उनका जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बढ़ गया। तो इसके कारण से लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। तो वो अक्सर आप देखेंगे कि झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी अक्सर गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं, अहमदाबाद में, बड़ौदा में और भरूच में, बहुत सारे जगह जाते हैं और वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं। तो और उनकी तादाद कोई 10-20 हज़ार की नहीं है, बल्कि 5-10 लाख 15 लाख की आबादी है जो गुजरात में काम करते हैं और साल में 9 महीना वहीं काम करते हैं, 3 महीने के लिए अपने घर आते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए आदिवासियों को जगह जगह जाना पड़ता है। एक आदिवासी जो राजस्थान का जो आदिवासी है उसको हो सकता है कि जीविकोपार्जन के लिए उसको कर्नाटक जाना पड़े, बेंगलोर में रहना पड़े। और बहुत से आदिवासी जो पहले 100 वर्ष पहले किसान थे, आजकल वो क्या हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं। इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी की भाषा में डीपिजांटाइजेशन। डीपिजांटाइजेशन मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि आदिवासी किसान न रह करके मजदूर हो गए या कोई दूसरा धंधा अपनाया, क्योंकि उनको जीविकोपार्जन को तो व्यवस्था करना है। और बहुत सारे जो आदिवासी जो पहले सेल्फ सफिशिएंट विलेज में रहते थे, स्वायत्त विलेज में रहते थे, बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं होता था, आजकल प्रोलिटेरियनिज्म के शिकार हो गए हैं। मतलब प्रोलिटेरियनिज्म मतलब मजदूर हो गए। और ऐसे मजदूरों की तादाद आपको हजारों में आपको बेंगलोर में मिलेंगे और शहर के माने हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में आपको इनकी तादाद मिलेगी जहां पर कि आदिवासी मजदूर हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आदिवासियों के जीवन में आए हैं। तो हम जो अभी परिभाषा बताए हैं वो परिभाषा पूरी तरह से स्टेट जैकेटेड नहीं है, मतलब उसमें देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हुई है और जो कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ी है, एजुकेशन का जो रफ्तार बढ़ा है, लैंड पर पॉपुलेशन बढ़ने
के कारण लैंड पर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण से आदिवासी को अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जगह काम करना होता है। तो ये सारे फैक्टर जो है अब उनको परिवर्तित कर रहा है। मतलब जो परिभाषा हमने बताया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं। इसी तरह से आप देखें कि चेंजिंग लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, अभी हमने आपको परिभाषा में बताया कि आदिवासी एक समान भाषा बोलते हैं या बोली बोलते हैं, ये कॉमन डायलेक्ट और लैंग्वेज बोला मैंने। लेकिन अगर आप मीना ट्राइब्स जो आप राजस्थान में रहते हैं, आप देखेंगे अधिकांश मीना, क्योंकि एक वो डेवलप्ड ट्राइब है और शिक्षित लोगों की भी संख्या मीना में ट्राइब में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हिंदुस्तान में जो आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में, केंद्रीय सिविल सेवा में जो 7.5% जो रिजर्वेशन है, उसका अधिकांश हिस्सा मीना के द्वारा हथिया लिया जा रहा है। क्यों? कि जो दूसरे आदिवासी जो हैं वो उसके साथ में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण क्या हुआ कि मीना का जो अपना जो कॉमन डायलेक्ट था, अधिकांश मामलों उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो हिंदी बोलते हैं, चाहे वो राजस्थान का मीना हो या दूसरे जगह का मीना हो। इन्होंने जो अपना जो बोली था या लैंग्वेज था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, हिंदी को पकड़ लिया, अंग्रेजी को पकड़ लिया उन्होंने। अब अंग्रेजी भाषा में शिक्षित हो गए हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हो गए हैं। राजस्थान का मीना आपको कल बिहार में, बंगाल में और देश के अन्य हिस्सों में काफ़ी तादाद में कलेक्टर मिल जाएंगे। और वो इसलिए हुआ है कि जो हिंदुस्तान में जो भारतीय संविधान ने 7.5% जो रिजर्वेशन उनको दिया है केंद्र सेवा में, उसका अधिकांश जो भाग है वो मीना लोग, क्योंकि उनके एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा की पद्धति है वो दूसरे ट्राइब से ज़्यादा है, इसीलिए दूसरे जो आदिवासी हैं उनके साथ में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण से रिजर्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मीना आदिवासियों को हो रहा है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉमन डायलेक्ट और कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो अपने डायलेक्ट को या लैंग्वेज को छोड़ चुके हैं, या अगर उनका लैंग्वेज है भी, जैसे बहुत सारे गोंड जो हैं वो गोंडी भाषा उनका डायलेक्ट है, लैंग्वेज है, लेकिन जो बहुत शिक्षित गोंड हो गए हैं वो हिंदी और अंग्रेजी उन्होंने सीख लिया है और उसके माध्यम से वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। ये भी लिमिटेशन है। और भेग कल्चरल बाउंड्री, अब हमने कहा कॉमन कल्चर। अब कॉमन कल्चर माने समान संस्कृति, लेकिन ये भी जो है यहाँ भी लिमिटेशन है। बहुत सारे आदिवासी, अगर आप आदिवासियों का समूह को देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको 3 प्रकार के आदिवासी मिलेंगे। पहला जो प्रिमिटिव आदिवासी है। प्रिमिटिव आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब ऐसे ट्राइब हैं जो कि फूड गैदरर और हंटर कैटेगरी में रख सकते हैं आप इसको। जैसे कि दक्षिण भारत के जो कुरुम्बा हैं या टोडा हैं जो नीलगिरी पर्वत के आसपास रहते हैं, या अंडमनीज हैं या सेंटिलीज हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, दे आर ऑल प्रिमिटिव ट्राइब्स। लेकिन दूसरे प्रकार के जो आदिवासी हैं वो हिली टेरेन में रहते हैं, हिली टेरेन पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पेस्टोरलिज्म करते हैं, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी करते हैं, किसानी भी करते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में आप भोटिया, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तो आपने ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपने देखा कि ये सारे ट्राइब्स के विशेषता होते हैं। इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो ये है कि वैनिशिंग होमोजेनिटी ऑफ इंडियन ट्राइब। बहुत सारे जो उनमें जो एक रूपता था, होमोजेनिटी जो था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो बाहरी
लोगों से जो इनका कंटेक्ट जो होने लगा है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग ट्राइबल्स, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बहुत प्रकार के जो वेलफेयर एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं, उनके अधिकारी जो ट्राइबल विलेजेस में जाते हैं, तो उसके कारण से जो एकरूपता थी आदिवासियों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर एकरूपता को कम करने के लिए कारक बने हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों कि ट्राइब और कास्ट में, मतलब आदिवासी और जाति में अंतर क्या होता है। तो जैसे कि कास्ट इज एन इंडोगेमस यूनिटी with a more or less defined ritual status and occupation traditionally linked to it। कास्ट, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में जो वैदिक काल में था, उसमें 4 वर्ण थे महत्वपूर्ण, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मेरिट के आधार पर समाज को विभाजित किया गया था। लेकिन बाद में वो वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत हो गया, और इसी वर्ण व्यवस्था से बहुत सारी जातियां, उपजातियां निकली। तो ये जाति का जो सबसे पहला जो फैक्टर होता है, वो होता है इंडोगेमस। माने एक जाति के, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोहार जाति का है, तो वो लोहार जाति में ही शादी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सोनार जाति में शादी करेगा। हालांकि वहां भी क्लान सिस्टम काम करेगा। एक गोत्र के, अगर लोहार में भी एक गोत्र के जो व्यक्ति होंगे, वो उसी गोत्र में शादी नहीं करेगा। लेकिन जो कास्ट में, जैसे लोहार कास्ट है, तो वो शादी लोहार जाति में ही करेगा। तो इंडोगेमस है with more or less defined ritual status। जैसे कि आप देखते हैं जातियों में कर्म कांड का, जैसे हिंदू धर्म उनका रिलीजन है, तो उनके जो राइचुअल्स हैं, राइचुअल्स में क्या होगा कर्म कांड में, जैसे कि शादी के समय में उन्हें विधि व्यवहार करना होगा, जो धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसके हिसाब से शादी करना होगा। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, तो वो यज्ञोपवीत संस्कार का भी उसका एक नियम बना हुआ है, उसके तहत में उनको काम करना होगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी जो है संस्कार पद्धति से नियमानुसार, कर्मकांड के अनुसार करना होगा। ट्राइब में, आदिवासी में भी वो धर्म को अपनाते हैं। कुछ आदिवासी हिंदू हो गए हैं, कुछ क्रिश्चियन हो गए हैं, कुछ एनिमिस्ट हैं, लेकिन उनमें राइचुअल का या कर्मकांड का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जाति का कि ऑक्यूपेशन जो थी, आप अभी तो बहुत सारी जातियां अलग अलग धंधे में चली गई है, लेकिन जो ट्रेडिशनल कास्ट सोसाइटी होता है, उसमें सबके काम निर्धारित किए गए। जैसे मान लीजिए सोनार जाति है, तो वो केवल स्वर्ण आभूषण बनाने का काम करता था। अगर लोहार जाति है, तो वो लोहा बनाने का काम करता। अगर कोई चर्मकार है, तो वो टैनिंग करने का काम या चमड़े का व्यवसाय या जूता बनाने का काम करता था। बुनकर बुनाई करने का काम करता था। हालांकि तो एक उनको ऑक्यूपेशन जो है, जीविकोपार्जन, उस जाति से लिंक कर दिया जाता था। आज के ज़माने में वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कोई लोहार का बच्चा कलेक्टर भी हो सकता है, कोई लोहार का बच्चा व्यवसाय भी खोल सकता है, वाणिज्य व्यवसाय में अपना हाथ आजमा सकता है। तो आज की स्थिति में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अब रह नहीं गया है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि अब तो धीरे धीरे
का जो शिकंजा है वो भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो कास्ट जो है वो सोशल ग्रुप है, एक सामाजिक ग्रुप है, जबकि समूह है, जबकि जो ट्राइब है, अगर आपको अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप लिखेगा कि कास्ट इज ए सोशल ग्रुप एंड ट्राइब इज ए टेरिटोरियल ग्रुप। हालांकि मैंने बताया कि दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस हो गए हैं। अब ट्राइब भी कोई टेरिटोरियल ग्रुप रह नहीं गया है। बहुत सारे ट्राइब जो है वो बेंगलोर के कारखाने में काम कर रहे हैं और उनकी तादाद कोई 1-2 नहीं होती है, कभी 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन परिभाषा के मान से हम अगर देखेंगे तो ट्राइब और कास्ट में एक अंतर क्या है? नंबर 1 कि कास्ट इज ए सोशल ग्रुप और माने सामाजिक समूह है, और ट्राइब माने आदिवासी ट्राइब इज ए टेरिटोरियल ग्रुप, मतलब वो क्षेत्रीय समूह है। क्षेत्रीय समूह में एक इलाके में रहने वाले लोग को ट्राइब कहते हैं। जैसे मान लीजिए भील ट्राइब है तो झाबुआ में रह रहे हैं, उनका एक ट्रैक्ट है भीलों का। ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार का अधिकांश हिस्सा, बड़ौदा माने गुजरात के अधिकांश जो देहाती क्षेत्र हैं वो, और कुछ राजस्थान में का इलाका, ये जो पूरा जो भील लैंड है इसमें भील आदिवासी रहते हैं और उनकी अपनी एक अलग जीवन पद्धति है, उनका एक अलग कल्चर है, उनका एक इलाका है जिसमें कि वो हजारों वर्ष से रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि राइचुअलिज्म फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। अब जैसे कि कास्ट में जो जाति है उसमें राइचुअल मतलब कर्म कांड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं। मृत्यु के समय में संस्कार, जब बच्चा गर्भाधान होता है तब पर भी संस्कार, बच्चा जब पैदा होता है तो छठी का संस्कार, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार। तो इस प्रकार से सैकड़ों संस्कार हैं और वो संस्कार जो हैं वो सभी कर्म कांड से बंधे हुए हैं। उनके लिए एक फिक्स रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं राइचुअल्स। राइचुअल्स मतलब कर्मकांड। तो लेकिन आदिवासियों में क्या है, ट्राइब में, हालांकि वो हिंदू धर्म अपना लिया है, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, लेकिन ट्राइब में राइचुअलिज्म का उतना ज़्यादा, कर्मकांड का उतना महत्व नहीं होता है। एक तीसरा फैक्टर है नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज एमोंग कास्ट। अब एक जाति के जो लोग हैं, मान लीजिए कि लोहार जाति के लोग बिहार के रहने वाले हैं और लोहार जाति के लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब दोनों के जो लैंग्वेज होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ट्राइब में एक समान, जैसे मैंने परिभाषा बताया कि समान लैंग्वेज होता है, माने भाषा होता है या डायलेक्ट होता है, क्योंकि उनका जो एरिया होता है वो फिक्स्ड एरिया के अंदर में रहते हैं, इसीलिए उनकी जो डायलेक्ट और जो लैंग्वेज है वो भी समान होता है, कॉमन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कि जाति में, कास्ट में सोशल डिफ्रेंसिएशन मतलब सामाजिक अंतर या स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण का बहुत बड़ा स्थान है। आप देखेंगे जाति व्यवस्था में का एक जो स्पेसिफिक फीचर है, जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, हायरार्की, स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन स्तरीकरण, लेकिन ट्राइब में ऐसा आपको हायरार्की या स्ट्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ट्राइब में एक इगैलिटेरियन समाज मिलेगा। इगैलिटेरियन मतलब समतामूलक समाज, जहाँ पर कि ऊंचे नीचे छोटे का कोई भेद नहीं होता।
अब धीरे धीरे यह देखा गया है कि जब एजुकेशन को बढ़ावा मिला, जब बहुत सारे ट्राइब कलेक्टर बन गए, तो जब वो कलेक्टर बन करके घर आए या गांव आए तो उन्होंने अपने जाति बिरादरी से ज़्यादा मिलना जुलना उचित नहीं समझा। ये एक इंपायरिकल स्टडी किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें भी धीरे धीरे स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण या हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। और अंग्रेज के ज़माने से पूर्व ही गोंडों में तो उन्होंने अपने नाम के आगे जो गोंड के जो चिफ्टैन होते थे, जो मुख्य होते थे, मुखिया होते थे, हेडमैन होते थे, वो गोंड राजा की पदवी धारण कर लिया उन्होंने। तो धीरे धीरे आदिवासी समाज में भी स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण या हायरार्की घुस गया है, जिस तरह से जातियों में घुस गया। अब जातियों में तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण तो सबसे ऊंचे पौधान पर है, वैश्य तो नीचे में है, उससे भी नीचे शूद्र है। हालांकि आज के ज़माने में ये स्ट्रेटिफिकेशन टूटता जा रहा है और अब धीरे धीरे एक्वायर्ड होता जा रहा है। जो पहले बाय बर्थ होता था, अब वो एक्वायर होता जा रहा है। मान लीजिए कोई शूद्र कलेक्टर हो गया तो अब जो है उसका जो हायरार्की है वो एक ब्राह्मण मजदूर से ज़्यादा हो गया। तो इस कारण से ये जो डिफ्रेंशिएशन है स्ट्रेटिफिकेशन का, वो भी फिर भी अगर मान लीजिए अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखने के लिए आपको निश्चित रूप से आपको ये लिखना होगा कि ट्राइबल सोसाइटी अभी भी मोर और लेस इगैलिटेरियन सोसाइटी है, माने समता मूलक समाज है, जहां पर कि ऊंचा और नीचा का कोई भेद नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, जैसे मैंने यह कहा था कि जाति में ऑक्यूपेशन माने जीविकोपार्जन को प्रत्येक जाति के साथ में लिंक कर दिया गया है। लेकिन जैसे लोहार है तो उसको लोहे का काम, जैसे बुनकर है तो उसको बुनने का काम, जैसे तो उसको सोने का आभूषण बनाने का काम। लेकिन ट्राइबल्स में ऐसा कोई ट्रेडिशनल डिफ्रेंशिएशन नहीं है। एक ट्राइबल माने एक आदिवासी बुनकर का भी काम कर सकता है और वो सोनार का भी माने सोना बनाने का भी काम कर सकता है, मजदूरी भी कर सकता है, घर बनाने का भी काम कर सकता है, मतलब मैसन का भी काम कर सकता है, खेती का भी काम कर सकता है, और उसे जो अपना अच्छा लगे वो कर सकता है। तो देयर इज नो फिक्स्ड रूल अमंग ट्राइब्स टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये ध्यान देने वाली बात है। तो वहां पर इस प्रकार का कोई रेजिमेंटेशन या अवरोध या रूल्स नहीं बने हुए। तो इस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको जाति और ट्राइब मतलब आदिवासी दोनों में अंतर बताया और उसका दोनों का डिफिनीशन बताया। अब दोस्तों चलते हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब क्या है। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप हिंदुस्तान का मैप उठा करके देखें तो आपको, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी के क्लास में आपको ट्राइब के बारे में बहुत सारी बातें बताया हुआ है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, आप उसका जवाब भी लिख रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब में अगर आप देखेंगे तो आप उसको 3 भाग में विभाजित करिए। पहला भाग होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके का भाग होगा, उसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो इलाके हैं, और सिक्किम, ये सारे जो इलाके हैं इसको 7 सिस्टर्स का इलाका कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकांश जो स्टेट है, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, उसमें आदिवासियों की बहुतायत है, मतलब दे आर इन मेजोरिटी। और दूसरा जो भाग है सेकंड पार्ट में हम सेंट्रल इंडिया और प्लस छोटा नागपुर बेल्ट में झारखंड का जो इलाका कहते हैं वहाँ के आदिवासी को हम कर सकते हैं। तो दूसरे इसमें गोंड, मीना, संथाल,
और ये सारे ट्राइब्स आएंगे। खोंड, जैसे मैंने आपको बताया था, उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण ट्राइब है। ये सारे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स सेंट्रल इंडिया में आते हैं। हलवा जो बस्तर में रहते हैं, खेरिया जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में रहते हैं। तो इस तरह से सैकड़ों आदिवासी हैं जो इन पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमी में रहते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सुसंस्कृत और बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गए हैं। मतलब आदिवासियों में भी लिटरेसी का, एजुकेशन का एक रूपता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको मीना का उदाहरण दिया कि सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन पॉलिसी की तहत जो 7.5% जो रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है, उसका अधिकांश हिस्सा मीना लोग कब्जा कर लिया हुआ है। क्यों? कि उनमें लेवल ऑफ एजुकेशन या लिटरेरी डेवलपमेंट या शिक्षा का प्रसार या हिंदुआइजेशन वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए, मतलब सम्मिलित हो गए हैं। तो इस कारण से वो आदिवासियों के बीच में ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। इसी तरह से रांची और उसके आसपास के इलाके में जो आदिवासी हैं और खास करके क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर, तो ये जो दूसरा जो इलाका है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल इंडिया का इलाका। और तीसरा जो दोस्तों इलाका है वो है दक्षिण भारत का इलाका, जिसमें कि टोडा, कुरुम्बा, इस तरह के आदिवासी है। जैसे टोडा के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर टोडा महिला जो कि हिंदुस्तान में पहले आपने महाभारत काल में देखा था कि द्रौपदी के 5 पति थे और टोडा महिला के 1 से ज़्यादा पति हो सकते हैं। मतलब वहाँ पर पॉलिएंड्री सिस्टम लागू है और वो नीलगिरी पर्वत के आसपास में रहते हैं, हिल्स के आसपास रहते हैं। तो कुरुम्बा वो भी नीलगिरी के आसपास रहते हैं। और ये जो ट्राइब हैं, दक्षिण भारत के जो ट्राइब हैं, बेसिकली वो फूड गैदरर और पेस्टोरलिस्ट हैं, पशुपालक हैं। अभी भी उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सेटल एग्रीकल्चर अभी भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुआ। और ये चौथे प्रकार के जो दोस्तों आदिवासी हैं उसको हम अंडमानीज कहेंगे या सेंटलीज कहेंगे या जोरवाज कहेंगे या ओंजेज कहेंगे। ये 4 जो इम्पॉर्टेंट प्रकार के जो सेंटलीज, ग्रेट अंडमानीज, जारवाज और ओंजेस, ये जो आदिवासी हैं जिनकी तादाद किसी की 50, किसी की 60, किसी की 200, इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप के आदिवासी हैं और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो समाप्ति की ओर हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त कानून बनाया हुआ है, कोई वहाँ घुस नहीं सकता है, उनके एरिया में जा नहीं सकता है और वे बहुत ज़्यादा हिंसक भी हैं। वो अटैक करते हैं बाहरी लोगों पर, बाहरी लोगों से उनको खतरा भी है क्योंकि बाहरी लोगों के संपर्क आने उन पर डिजीज उत्पन्न, कंटेजियस डिजीज हो जा रहा है। इसके कारण से बहुत सारे आदिवासी मर भी गए। तो वो जो आदिवासी हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव आदिवासी हैं और वो निग्रोटो, जो बाद के लेक्चर में हम बताएंगे कि जो विश्व के जो 3 इंपॉर्टेंट जो रेसेज हैं वो क्या हैं, कॉकेसॉइड जिसमें हम लोग आते हैं, इंडो आर्यन, दूसरा मंगोलॉइड जिसमें कि चाइनीज़, जापानीज़, कोरिया के इलाके के लोग आते हैं। कॉकेसॉइड में हम लोग और इंडियंस, इंडो आर्यंस और साथ साथ पश्चिमी देशों के लोग ये कॉकेसॉइड में आते हैं। और तीसरा नेग्रिटो जो अफ्रीका मूल के लोग रहने वाले हैं। तो इतिहासकारों का कहना है कि ये जो अंडमानीज जो आदिवासी हैं वो बेसिकली अफ्रीका से आए हुए हैं जो अभी प्रिमिटिव अवस्था में रह रहे हैं। तो इस कारण से ये 3 प्रकार के, बल्कि आप 4 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए। एक नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका जहाँ पर कि मेजॉरिटी में है, दूसरा सेंट्रल इंडिया प्लस झारखंड का इलाका जहाँ पर कि आदिवासियों की तादाद अच्छी खासी है। हालांकि किसी भी
सेंट्रल इंडिया के किसी भी स्टेट में वो मेजोरिटी में नहीं है। इवन झारखंड में जो उनका अपना इलाका है वहाँ भी आदिवासियों की संख्या 25 से 27% रह गई है, क्योंकि बाहरी तत्व बहुत ज़्यादा उस इलाके में घुस गए हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज। बहुत सारे उद्योग धंधे का विकास होने के कारण, औद्योगिकरण के कारण, जैसे कि आप जमशेदपुर जानते हैं, टाटा नगर, तो वहाँ जो छोटा नागपुर को रूल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, बहुत सारे माइंस हैं, और इस माइंस को दोहन करने के लिए बाहर के लोग लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं, और इस कारण से जो पॉपुलेशन का जो कंटूर था छोटा नागपुर एरिया का, माने झारखंड का, वो बदल गया और वहाँ पर आदिवासी अपने घर में ही माइनॉरिटी में रह गए। अभी उनकी तादाद झारखंड में 27 से 30% ही है। तो दूसरा इलाका वो हो गया, और तीसरा साउथ इंडिया का, वो दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन इलाकों के जो आदिवासी हैं, आंध्र प्रदेश, इनके जो आदिवासी हैं उनकी तादाद भी कम है, और वो इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो बहुत निचले पायदान पर हैं। और चौथा जो प्रकार है वो हमने बताया कि मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया अंडमानीज, जोरवाज, ओंजिस और सेंटिनलीज, ये 4 प्रकार के समूह हैं। अब इन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ है कि वेज टू मेक कंटैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अब दोस्तों आप जानते हैं कि आदिवासी चूँकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन बढ़ने के कारण से, लिटरेसी बढ़ने के कारण से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार होने से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के, आज़ाद भारत में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो विभिन्न प्रकार के जो वेलफेयर मेजर्स या कल्याणकारी कार्रवाई जो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा की गई है, और उसमें अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर इलाके में जाना, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, जिसके कारण से आदिवासी अब एक्सपोज हो गए, माने वो आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट स्थापित हो गया है। केवल उन आदिवासियों को छोड़ करके जिनको कि गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली उनको प्रोटेक्टेड कर दिया है। जैसे कि अगर आप मणिपुर जाएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, माने परमिट लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आप अंडमान जाएंगे तो वहाँ पर उस इलाके में जहाँ पर आदिवासी रहते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने वॉलंटरीली, स्वेच्छापूर्वक प्रोटेक्टेड किया हुआ, ताकि उनके जीन्स को बचाया जा सके, उनको बाहरी लोगों के संपर्क आने से जो विभिन्न प्रकार के जो कॉन्टेजियस डिजीज हो जाते हैं उनमें, और जो उनमें मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको रोकने के लिए उनको उन इलाकों को प्रोटेक्टेड या सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन दूसरे इलाकों में जो सेंट्रल इंडिया के रहने वाले आदिवासी हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को वो सारे आदिवासी एक्सपोज हो गए, और ये इसके कांटेक्ट में आने के कारण जो बाहरी तत्वों से, बाहरी वर्ल्ड से जो कांटेक्ट में आए, संबंध स्थापित किया, उसके परिणाम क्या हुए? पहला, नंबर 1, जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट का जो शराब नीति है, लीकर पॉलिसी, अब सबको मालूम है कि आदिवासी खुद शराब बनाते हैं, महुआ से बनाते हैं, और चावल को गला करके भी बनाते हैं। तो अब जो लीकर पॉलिसी कारण से बहुत सारे आदिवासी एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो गए, और में एक पाबंदी लगा दी गई कि इतने लीटर से ज़्यादा आप देसी शराब नहीं बना सकते। तो आदिवासी क्षेत्र में भी लीकर माफिया सक्रिय हो और वे उनका दोहन कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा मिशनरी, ब्रिटिश भारत में बहुत सारे मिशनरी हिंदुस्तान में घुस गए, और ब्रिटिश शासन के सह पर उनके मदद से उन्होंने बहुत सारे आदिवासियों को क्रिश्चियन बना डाला, और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो आदिवासी के कस्टम ट्रेडिशन से खिलवाड़ करने लगे। तो ये जो विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ वो आदिवासियों के जीवन को बहुत ज़बरदस्त प्रभावित किया। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी क्रिश्चियन हैं
उसमें से 1/6 जो क्रिश्चियन है वो आदिवासी हैं। अभी जो आदिवासियों की संख्या है 2011 के जनसंख्या के हिसाब से वो है 8.6%। लगभग 10 करोड़ आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में हैं। तो इनमें मिशनरी का खास करके छोटा नागपुर इलाकों में, जिसको झारखंड एरिया बोलते हैं, अधिकांश आदिवासियों को, मुंडा आदिवासियों को उन्होंने, या ओरांग आदिवासियों को उन्होंने क्रिश्चियन बना डाला। तो एक, और अभी भी क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उसी तरह से हिंदुवादी तत्वों के द्वारा कुछ वनवासी कार्यक्रम, वनवासी संस्थाएं खोली गई हैं जो आदिवासी बेल्ट में घुस गई हैं और उनको हिंदू धर्म में हिंदुआइजेशन करने की कोशिश कर रही है। तो आदिवासियों को विभिन्न जो इम्पोर्टेंट धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इनसे भी जूझना पड़ रहा है। जो उन्हें लगता है कि उनका जो इथनिसिटी है, जो उनका जो ऑटोनॉमस, जो स्वायत्त व्यवस्था है, उस पर ये धर्म के प्रचारक लोग उन पर अटैक कर रहे हैं, उनको, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए अब जो बहुत सारे आदिवासी में वो हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिटी लिखाना बंद कर दिया, उन्होंने लिखा एनिमिस्ट, टोटेमिस्ट। एनिमिस्ट मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे व्यक्ति जो हर चीज में, मतलब वो नेचुरल वर्शिप आप कह सकते हैं, जो हर चीज में सॉल देखता है, आत्मा देखता है, उसको एनिमिस्ट बोलते हैं। पहाड़ में, पेड़ में, पौधे में, सब जगह जो है ना उनको सॉल, वो कहते हैं कि हर जगह सॉल है, हर जगह जीव है। दे आर द वर्शिपर ऑफ नेचर, दे आर, और इसलिए उनको एनिमिज्म या एनिमिस्ट कहते हैं। बहुत सारे आदिवासी फेटिसिज्म में विश्वास करते हैं। फेटिसिज्म मतलब क्या होता है? फेटिसिज्म, इनका, आदिवासियों का मानना है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें स्पिरिचुअल पावर होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बस्तर के आदिवासी मुरिया या मारिया, वो सींग लगा करके डांस करते हैं। और ये बाइसन आप क्या बोलते हैं, वन भैंसा, जो वहाँ बहुत तादाद में पाया जाता है, उनके सींग, उसको मार करके उसका सींग अपने घर में रखते हैं। जब शादी ब्याह का समय आता है तो वन भैंसा का, बाइसन का सींग जो है अपने माथे पर लगा करके क्रियाक्रम करते हैं, डांस करते हैं, नाच करते हैं, गाना करते हैं, या कोई भी संस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज उनको मालूम है कि ये जो सींग है उसमें स्पिरिचुअल पावर है। हालांकि फेटिसिज्म का बहुत ज़्यादा अर्थ होता है, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आदिवासी कंटेक्स्ट में फेटिसिज्म मतलब कि कोई ऐसा, जैसे वो पत्ता भी हो सकता है, वो सिंग भी हो सकता है, वो कोई दूसरा एक स्टोन भी हो सकता है। बहुत सारे आदिवासी गांव में आपने देखा कि बीच गांव में लकड़ी का बहुत बड़ा डंडा गाड़ देते हैं और उसको बोलते हैं बाबा देव, और उसकी लोग पूजा करते हैं। तो दूसरा है आदिवासियों टोटेटिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है कि आदिवासी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लान जो है वो अपने को एक ही पूर्वज के संतान मानते हैं और उनका एक चिन्ह होता है। टोटेटिज्म मतलब किसी का चिन्ह होगा, टोटेम होगा, टोटेम मतलब चिन्ह, मतलब कछुआ, किसी का होगा मछली, किसी का होगा बिच्छू, किसी का होगा सांप, किसी का होगा कोई स्टोन। तो इस तरह से आदिवासियों का जो स्पेशल कैरेक्टर है, वो जो रिलीजियस, जो उनका जो धार्मिक जो अवस्था है, उसमें 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एनिमिज्म, दूसरा फेटिसिज्म और तीसरा टोटेटिज्म। ये 3 जो इम्पोर्टेंट जो है ना उसको याद रखिए। अपार्ट फ्रॉम जो बहुत सारे आदिवासी हिंदू बन गए हैं, बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, या कुछ मुसलमान भी हो गए हैं, लेकिन ये 3 फैक्टर हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन बनने के बाद भी उनके जीवन में हमेशा रहता है। तो
अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन। अब जो शिक्षा का प्रचार प्रसार देश हिंदुस्तान के सरकार द्वारा की जा रही है, अब इसमें आप देखेंगे कि आदिवासियों में ड्रॉप आउट की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? अब पढ़ाई जाती है हिंदी में या अंग्रेजी में, अब आदिवासी के जो घर में जो बोली बोली जाती है वो उससे टोटल अलग होता है, जिसके कारण से, और दूसरा फैक्टर होता है गरीबी। तो इसके कारण से बहुत सारे आदिवासी बच्चे कक्षा 1 या 2 या 3 पढ़ने के बाद स्कूल से भाग जाते हैं, नाम कटा लेते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो ये बड़ी समस्या है, और इसी कारण से सरकार ने अब आश्रम व्यवस्था खोल दिया है आदिवासियों के लिए। आश्रम मतलब जहाँ पर स्कूल, वहीं पर हॉस्टल भी, और फ्री फूडिंग और लॉजिंग की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही, ताकि ड्रॉप आउट की संख्या को कम किया जा सके। और इसी कारण से दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि आदिवासियों में 2011 के जनगणना के अनुसार 40% शिक्षित आदिवासी शिक्षित हुए हैं। आज़ादी के समय में यह संख्या नगण्य थी, जिसमें महिलाओं में शिक्षा का स्तर अभी भी कम है, लेकिन जिस रफ्तार से अभी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें मुझे उम्मीद है कि आगामी 10 से 15 साल के अंदर में 80 से 85% आदिवासी शिक्षित हो जाएंगे। तो लेकिन अभी की समस्या है कि बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप आउट की संख्या से विभिन्न सरकारें जूझ रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और दोस्तों आप जानते हैं, जैसे मैंने मैरिज के प्रकार में वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि मैरिज के जो 8 प्रकार होते हैं जो वैदिक पीरियड में थे, उसमें एक था मैरिज बाय कैप्चर, माने लड़की को लेके भगा करके शादी करना। हालांकि वो मान्य विवाह की पद्धति नहीं थी, लेकिन उसको भी समाज की स्वीकृति मिली हुई थी। आदिवासी समाज में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था। अभी धीरे धीरे ये कम हो गया। तो मैरिज बाय, किसी लड़की को जो मैरिजेबल एज की लड़की है उसको लेके भाग जाना और उसके साथ में शादी करना। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आईपीसी में इसी को क्या बोलते हैं, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग मतलब अपहरण या माने व्यपहरण, और एब्डक्शन को अपहरण, और ये कानूनी तौर पर जुर्म है। और बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी ट्राइबल बेल्ट में काम करते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो तुरंत मुकदमा ठोक देते हैं। आदिवासी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारे सोसाइटी में तो ये प्रथा है, ये कस्टम है, ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, आप मुकदमा कैसे कायम कर सकते हैं और हमको कोर्ट कचहरी कैसे जाने के लिए विवश कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एलिनिएशन के लिए। उन्होंने बिलगाव, जो मुख्य जो धारा है, माने मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है, उससे बिलगाव मतलब अंग्रेजी में एलिनिएशन करते हैं। तो उसका भी एक फैक्टर यह है कि आदिवासियों का जो सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन है, उससे जो हमारे हिंदुस्तान की जो आईपीसी की धाराएं हैं, जो कोर्ट की पद्धति है, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है, वो। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था, आदिवासियों में ज्वाइंट सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। अब यहाँ क्या है, जो नया जो कानून बना हुआ है कि इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया है कि हर आदमी जमीन को खरीद सकता है, बेच सकता है, मॉर्गेज कर सकता है। तो दोनों दो ध्रुव पर काम कर रहे हैं। तो इसी कारण से एक समस्या आदिवासियों के बीच में आ रही है। एक और फैक्टर है जूमिंग। जूमिंग को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आदिवासी जंगल को जला डालते हैं, उसके बाद में उसमें खेती करते हैं। खेती में वो विभिन्न प्रकार के जीन्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? मक्का भी डाल देते हैं, गेहूँ भी डाल देते हैं, चना भी डाल देते हैं, तेलहन भी डाल देते हैं, सरसों भी डाल देते हैं, राई भी डाल देते हैं। इसका कारण क्या है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो पर्टिकुलर, और धान भी डाल देते हैं,
तो अगर बारिश ज़्यादा हुई तो धान के फसल हो जाएंगे बढ़िया से, अगर कम बारिश हुई तो पल्सेज मतलब दाल की खेती अच्छी हो जाएगी। तो एक ही इलाके में, एक ही जमीन के टुकड़े में जंगल को जला करके उसमें 7, 8, 10 प्रकार के जीन्स डाल देते हैं, ताकि उनको अगर कम भी बारिश हो उनको दलहन का उत्पादन हो जाए या तिलहन का उत्पादन हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों फिर वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और 8-10 साल तक छोड़ देने के बाद में फिर वहाँ पर आते हैं जो खेती करने के लिए, फिर वहाँ के ज़मीन को मतलब वहाँ के जंगल को जला देते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इस तरह से उनका ये चलता रहता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन बर्बाद होता है, हर साल बर्बाद होता है, और वहाँ के जंगल भी खराब होते हैं। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगाई है और जिसके कारण से आदिवासी बहुत परेशानी का सबब है और उससे परेशान होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताए। अब हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों के लिए संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, आदिवासियों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसको रेखांकित करने का मैं प्रयास अगले लेक्चर में करूंगा। थैंक यू वेरी मच।